हर किसी पर छा गई। ये हर जीवित प्राणी के मूल में समा गई, जिससे उन्हें अपनी तुच्छता का एहसास हुआ। बेप्सी का एक दम घोंटने वाला एहसास उन पर छा गया। इन तीन विशाल आभाओं के आने से वास्तविकता की नींव ही कांप उठी। मीरा वर्मा की चमकदार आभा के नीचे खुद अंतरिक्ष, पृथ्वी, पेड़, पहाड़, चोटियां और घाटियां एक अथाह शक्ति से कांप उठीं। पलक झपकते ही उनकी आभा के जबरदस्त दबाव से पूरा इलाका बाहर की ओर फट गया। उनकी उपस्थिति इतनी घनी, इतनी शक्ति से भरी हुई थी कि जिस जगह छात्रों को कैद किया गया था, वो जगह पूरी तरह से नष्ट हो गई, सबसे आदिम, निराकार अवस्था में बदल गई। कोई निशान नहीं बचा, यहां तक कि मलबे का एक छोटा सा कण भी नहीं। फिर भी अपने असाधारण संयम से उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि किसी की जान न जाए। किसी भी छात्र, राक्षस या निषिद्ध आश्रम के सदस्य को मरने नहीं दिया गया। भयानक सटीकता के साथ उन्होंने उन सभी को जीवित रखा, जबकि साथ ही उनके चारों ओर के विशाल स्थान को मिटा दिया। वे हवा में निलंबित तैर रहे थे, किसी अनदेखी शक्ति से बंधे हुए, हिलने में असमर्थ, उनके नियंत्रण की विशालता से अपनी जगह पर रुके हुए थे। उन्होंने उस जगह की हर जीवित आत्मा को फंसा लिया था, उन्हें अपनी जगह पर बंद कर दिया था। खुद वास्तविकता में हेरफेर कर रही थी। उनकी नजरें बचे हुए राक्षसों पर पड़ी, जो जीवित तो थे, लेकिन अब एक गहरे डर से चिह्नित थे, जो उनकी आत्मा में समा गया था। उनकी आंखें ठंडी थी, दया से रहित, जब उन्होंने उन राक्षसों पर अपनी मौलिक शक्तियां बरसाई, जिन्होंने उनके बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी। एक साधारण से इशारे के बिना राक्षसों के चारों ओर आग की लपटें भड़क उठीं। उनकी त्वचा को इतनी तेज गर्मी से जला दिया कि उनके शरीर दर्द से तड़पने लगे, जमीन पर छटपटाने लगे और उनकी दर्द भरी चीखें हवा में गूंज उठीं। जैसे ही आग की अथक पकड़ ने उन्हें मौत के कगार पर धकेल दिया, मीरा वर्मा का हाथ हिला और उनकी उंगलियों से उपचार ऊर्जा की एक लहर निकली। उनके जले हुए शरीरों को ठीक किया और उन्हें क्रूरता से किनारे से वापस खींच लिया। वे हाफने लगे, भयभीत थे। उनकी राहत क्षणिक थी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वो यातना फिर से शुरू करने वाली है। उनकी कलाई के एक झटके से पानी की लटें निकली, जो उनके चारों ओर लिपट गई, नुकीले टुकड़ों में जम गई, जो उनकी त्वचा में गहराई तक घुस गए। वे हिल नहीं पा रहे थे, एक खामोश चीख में फंसे हुए थे, जैसे बर्फीले खंजर उनकी नसों में ठंड भर रहे हों। एक और लहर के साथ बर्फ टूट गई, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई, जो दर्दनाक तरीके से उनके शरीर में घुस गए। फिर भी वो उन्हें मरने नहीं देना चाहती थी। उसकी आवाज उनके दर्द को चीरती हुई निकली, शांत लेकिन जहर से भरी हुई। तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत की, उसने फुसफुसाया। उसके चारों ओर की हवा छिपी हुई शक्ति से गूंज रही थी। अगर तुम चाहो तो मौत की भीख मांग सकते हो, लेकिन जान लो कि तुम्हें दया नहीं मिलेगी। मीरा वर्मा की आंखें सिकुड़ गई जब उसने बर्फ को गायब होने दिया। उनकी दर्दनाक गर्मी एक ठंडी शांति में बदल गई। उसने अपना हाथ उठाया, हवा का एक झोंका बुलाया, जो टूटे हुए राक्षसों के चारों ओर घूम गया, अनदेखी तलवारों की तरह उनके मांस को काट रहा था। हवा खुद एक हथियार बन गई, एक बेरहम, अदृश्य शक्ति के साथ उन्हें काट रही थी, जिससे अनगिनत घावों से खून बह रहा था। जैसे ही वे अपनी चीखों के साथ गिरे, खुद को बचाने की कोशिश करते हुए उसने हवाओं को शांत होने का आदेश दिया, जिससे वे खामोशी में हांफते और कांपते रह गए। फिर भी उसने कोई राहत नहीं दी। अपनी उंगलियों के एक झटके से टूटी हुई धरती उनके पैरों के नीचे फिर से जुड़ गई, सहज सुंदरता के साथ फिर से बन गई, जैसे कि उसकी इच्छा शक्ति से उसे वापस अस्तित्व में लाया गया हो। धरती के नुकीले शिखर फूट पड़े, उनके अंगों और धड़ को क्रूर बंधनों में जकड़ लिया, उनकी हड्डियों को मरोड़ दिया और उन्हें वहीं फंसा दिया। उसने देखा, बिना हिले, जैसे वे मिट्टी के बंधनों के खिलाफ तड़प रहे थे।
उनके चेहरे दर्द से बिगड़े हुए थे। जब उनका संघर्ष धीमा पड़ गया तो उसने एक बार फिर अपना हाथ हिलाया, उन्हें धरती की पकड़ से आजाद कर दिया, सिर्फ उनके घावों को भरने के लिए, उन्हें पूरी चेतना में वापस लाने के लिए। तुमने मेरे खून को अपवित्र करने की हिम्मत की, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज एक भयानक मंत्र की तरह गूंज रही थी। आखिरकार उसने अपनी मौलिक महारत की गहराई में हाथ डाला, एक परछाई का पर्दा बनाया जो उनके शरीर से चिपक गया, अंधेरे की लताओं की तरह उनकी त्वचा के नीचे फिसल गया। परछाई उनके अस्तित्व में समा गई, उनके अंदर मरोड़ पैदा कर रही थी, जिससे उनके दिमाग लगातार घुसपैठ के कारण टूट रहे थे। वे चीखे अपने ही मांस को नोच रहे थे, जैसे अपनी आत्माओं से अंधेरे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हों। और फिर भी जैसे ही उनके दिमाग टूटने की कगार पर थे, उसने अंधेरे को वापस ले लिया, उन्हें खोखला, कांपता हुआ और फिर भी जिंदा छोड़ दिया, फिर से दुख झेलने के लिए जिंदा। मीरा वर्मा की नजरें और ठंडी हो गई, उनकी आंखों में एक गहरी तीव्रता चमक रही थी। जब उन्होंने खुद रियलिटी के मूल ताने बाने को बुलाया, अंतरिक्ष जो लचीला और अमूर्त था ने उसके आदेश का जवाब दिया। एक ही इशारे से उसने राक्षसों के चारों ओर की हवा को मोड़ दिया, अंतरिक्ष को इस तरह से मोड़ा जिसे कोई भी इंसान का दिमाग समझ नहीं सकता था। उनके चारों ओर रियलिटी का ताना बाना मुड़ गया, जिससे उनके आसपास का माहौल एक डरावने नजारे में बदल गया। उनके शरीर अजीब तरह से खिंच गए, हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे और टेढ़मेढ़े हो गए, जैसे कि फिजिक्स के नियम ही टूट गए हों। ये एहसास पागल कर देने वाला था, जैसे उन्हें उल्टी दिशाओं में खींचा और दबाया जा रहा हो। उनकी त्वचा फट रही थी और असहनीय दबाव से उनके अंदरूनी अंग कुचले जा रहे थे। उनकी चीखें फटी हुई थी, उनकी आवाजें बिगड़ी हुई और विकृत थी। वे बदलती हुई जगह की दम घोंटने वाली पकड़ से बच नहीं पा रहे थे। जैसे ही वे तड़प रहे थे, उनके शरीर जोड़ों से फट रहे थे। मीरा वर्मा ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कंट्रोल का पूरा एहसास किया। उन्होंने उनके दिमाग की पीड़ा का आनंद लिया, उनकी आत्माएं टूटने की कगार पर थी। और फिर अपनी कलाई के एक झटके से उसने अपनी पकड़ छोड़ दी। जगह एक जोरदार झटके के साथ वापस अपनी जगह आ गई और राक्षस अधूरी पीड़ा की स्थिति में रह गए। उनके शरीर हेरफेर की जबरदस्त ताकत से अलग अलग और क्षतविक्षत हो गए थे, लेकिन वो अभी रुकी नहीं थी। पलक झपकते ही उसने अपने चारों ओर की जगह को एक अविश्वसनीय रूप से छोटे गोले में बदल दिया, जिससे उनके शरीर एक असहनीय घनत्व वाले बिंदु में कुचल गए। बचने का कोई रास्ता नहीं था, दया की भीख मांगने का समय नहीं था, क्योंकि उनके शरीर अंदर की ओर ढह गए। एक आखिरी हरकत से उसने उनके अस्तित्व को वास्तविकता से पूरी तरह से अलग कर दिया। उनका पूरा वजूद खत्म होकर कुछ भी नहीं रह गया। जैसे ही वे उसकी शक्ति की खाई में समा गए, राक्षसों की चीखें हवा में गायब हो गई और उनका कोई निशान नहीं बचा। जो छात्र बच गए थे, उन्होंने अपने सामने इस भयानक दृश्य को देखा। उनकी आंखें डर और अविश्वास से चौड़ी हो गई। एक दम घोंटने वाली ठंड ने उनके दिलों को जकड़ लिया। उनमें से हर कोई एक ऐसे डर से लकवाग्रस्त हो गया जो उनकी आत्मा से चिपक गया था। शक्ति का ये क्रूर, बेरहम प्रदर्शन कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखना तो दूर की बात है। एलिमेंटल टॉर्चरर, ये विचार रुद्र वर्मा के मन में कौन था। हालांकि उनका चेहरा शांत बना रहा, जिससे अंदर उमड़ रही कोई भी भावना जाहिर नहीं हुई। उनके शांत स्वभाव और आसपास की अराजकता के बीच का विरोधाभास परेशान करने वाला था, फिर भी किसी तरह सही लग रहा था। वो अपनी मां की आंखों में जल रही क्रोध की आग से नजरें नहीं हटा पा रहा था। मीरा वर्मा, एलिमेंटल क्वीन, खुद क्रोध का अवतार थी। उनका गुस्सा, जो एक बार सतह के नीचे उबल रहा था, अब एक तूफान की तरह बाहर निकल आया। हर एलिमेंटल रूप उनके असीम क्रोध
और अविश्वसनीय नियंत्रण का सबूत था। हालांकि उसने उन राक्षसों को खत्म कर दिया था जिन्होंने उसके बेटे को छूने की हिम्मत की थी, लेकिन उसकी बदले की प्यास नहीं बुझी थी। सिर्फ उनकी मौत ही उसे शांत नहीं कर सकती थी, बल्कि कुछ और, एक भयंकर न्याय जो कहीं बड़े पैमाने पर प्रतिशोध की मांग कर रहा था। एक पल के लिए उसके मन में एक अकल्पनीय विचार आया, क्या मुझे अपनी इस भयानक अक्षमता के लिए एकेडमी पर ही अपना गुस्सा निकालना चाहिए? लालच बहुत ज्यादा था, लेकिन उसने इसे एक मां के दृढ़ संकल्प से दूर कर दिया, जिसने अपने बेटे द्वारा सहे गए भयानक दृश्यों को देखा था। उसके सामने एक कहीं ज्यादा जरूरी मामला था। शांत हो जाओ मीरा, हमारा बेटा सुरक्षित है। माधव वर्मा की आवाज, जो अधिकार और शांति से भरी थी, हवा में फैली तनाव को चीर गई। मीरा वर्मा की आंखें, जो तीव्र आग से जल रही थी, धीरे धीरे माधव वर्मा की ओर मुड़ी। उसकी नजरें उसे भेद गई। उसकी घूरती नजरों के पीछे भावनाओं का एक शांत तूफान उमड़ रहा था। कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा, जैसे वह उसके शब्दों को अपने अंदर के तूफान से तोल रही हो। फिर एक गहरी सांस लेकर उसका शरीर शांत हो गया। उसने जोर से सांस छोड़ी और बस ऐसे ही उसका गुस्सा कम होने लगा। जितनी तेजी से आया था, उतनी ही तेजी से गायब हो गया। हवा में सिर्फ उसकी शक्ति की गूंज रह गई। हमें चलना चाहिए। कल्याण वर्मा की आवाज गूंजी, गरजती हुई और निर्णायक, जैसे पूरी दुनिया उसके शब्दों के वजन के नीचे झुक गई हो। माधव वर्मा और मीरा वर्मा दोनों ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे अब ज्यादा शांत थे, लेकिन उसके बाद की चुप्पी अनकही समझ से भरी हुई थी। मीरा वर्मा ने अपने हाथ के हल्के इशारे से उस तबाही के बचे हुए निशान मिटा दिए जो उसने मचाई थी। पल भर में सब कुछ, तबाही का हर टुकड़ा, टूटी हुई सच्चाई का हर हिस्सा मिट गया। हिस्सा का कुछ भी नहीं बचा था, जैसे वो कभी हुई ही न हो। राक्षसों का कोई निशान नहीं, उनके क्रूर कामों का कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं। उनके जाने के बाद सिर्फ एक अछूता खालीपन रह गया था, और इसके साथ ही वे चले गए। कोई पदचिन्ह नहीं, कोई गूंज नहीं, सिर्फ हवा में उनकी मौजूदगी का बचा हुआ वजन। उनके गंभीर बचाव के बाद मीरा वर्मा ने जानबूझकर सधे हुए अंदाज में अपना हाथ उठाया। उनकी उंगलियां, जो एक प्राचीन महारत से भरी हुई थी, ने असलियत की ही बुनियाद को काट दिया। उनके चारों ओर हवा में एक चमकती हुई विकृति फैल गई, जिसके किनारे दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष खुद सम्मान में झुक गया हो, उनके आदेश पर मुड़ रहा हो। हवा एक बेचैन करने वाली ऊर्जा से गूंज रही थी, जो अनजान शक्तियों के सार से भरी हुई थी। पल भर में वो चमकदार झरना रुद्र वर्मा, कुछ बचे हुए छात्रों और खुद उन्हें अपने अंदर ले लिया। ऐसा लगा जैसे उन्हें अस्तित्व की ही बुनियाद ने निगल लिया हो। एक ऐसी रोशनी जो इतनी शुद्ध और चकाचौंध करने वाली थी कि ऐसा लगा जैसे उसने उनके आसपास की दुनिया को मिटा दिया हो। हर सांस समझ से परे शक्तियों के बोझ से भारी लग रही थी, और उनके चारों ओर जो शक्ति उमड़ रही थी, वो ऐसी दुनिया की फुसफुसा रही थी जो इंसानों की पहुंच से परे थी। ऐसी दुनिया जहां प्रकृति के नियम भी उनकी इच्छा के आगे झुकते थे। पल भर में वे गायब हो गए। राक्षस के दहते हुए अड्डे की वीरानी को अंतरिक्ष की ही बुनियाद ने निगल लिया। उनके आसपास की दुनिया एक पर्दे की तरह मुड़ गई, और वे एकेडमी के बहुत ऊपर आसमान के बीच हवा में लटके हुए फिर से दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे उन्हें अस्तित्व के एक तल से सावधानी से उठाया गया हो और बिना किसी निशान के दूसरे तल में रख दिया गया हो, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मेहनत के। पहली बार रुद्र वर्मा के परिवार पर एक गहरी शांति छा गई। जो उग्रता कभी उनके ऑरा में जलती थी, वो अब शांत हो गई थी, जैसे उनके अंदर का उग्र तूफान एक सोए हुए ज्वालामुखी की गहराई में वापस चला गया हो। वो कच्ची
बेकाबू शक्ति जो उनकी मौजूदगी में उबल रही थी, अब शांत हो गई थी। उसकी जगह कुछ बहुत ही सूक्ष्म चीज ने ले ली थी। एक ऐसा पक्का नियंत्रण जो सतह के नीचे सुलग रहा था। वह क्रोध की आग जो उन्हें खा गई थी, वो चली गई थी। अब जो बचा था वो एक शांत लेकिन अटूट संकल्प था। उनकी आंखें, जो कभी दिव्य क्रोध से जल रही थी, अब सधे हुए अधिकार का बोझ उठा रही थी। ऐसे प्राणी जिनका क्रोध खत्म हो गया था और जिनका मकसद अडिग था। उनकी नजर ठंडी और अटल थी। अब देवताओं के तिरस्कार वाली हिंसक चमक नहीं, बल्कि उन लोगों की शांत और हिसाब किताब वाली नजर थी जो पहले ही अपने गुस्से की भट्टी से गुजर चुके थे और बिना किसी नुकसान के अपने मकसद में दृढ़ होकर निकले थे। एकेडमी के ऊपर उनके आने की खबर बिजली या गरज से नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति से मिली। आसमान भी अपनी सांस रोके हुए लग रहा था, जैसे वे नीचे की दुनिया का जायजा ले रहे हों। मीरा वर्मा एकेडमी को नीचे देखते हुए स्टूडेंट्स पर अपनी पकड़ ढीली करने लगी। वे एक पल के लिए पतली हवा में लटके रहे। गुरुत्वाकर्षण के हावी होने से पहले उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई और फिर एक ही झटके में उसने उन्हें छोड़ दिया और वे नीचे गिरने लगे। एक पल के लिए घबराहट हुई जो दिल की धड़कन और सांस के बीच खाली जगह में अटकी हुई थी। स्टूडेंट्स जो जवान और अनुभवहीन थे, उनमें उड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। अपने आने वाले गिरने को रोकने का कोई प्राकृतिक तरीका नहीं था। फिर भी उस पल जब जमीन उनसे मिलने के लिए ऊपर आई तो सहज प्रवृत्ति ने कमान संभाल ली। उनमें से कुछ के नीचे आग की लपटें फूट पड़ी। दूसरों ने हवा के झोंकों को बुलाकर अपने गिरने को धीमा किया, जबकि पत्थर और मिट्टी की दीवारें उनके नीचे आने को रोकने के लिए सामने आ गई। पानी जादुई धाराओं में बहने लगा और आसमान में चमकदार रोशनी के जाल चमकने लगे। डर के बिल्कुल किनारे पर भी उन्होंने अपने अंदर की हर स्किल को इकट्ठा किया और अपनी पूरी ताकत और बेताब इरादे से अपने तत्वों को अस्तित्व में लाया। वे लड़ाइयों और मुश्किलों से बच गए थे और अब बचने के लिए उन्हें आखिरी बार हिम्मत दिखानी थी। लेकिन कुछ के लिए इतना भी काफी नहीं था। उनमें से सभी अपने गिरने को संभाल नहीं पाए। कुछ लड़खड़ाए, कुछ डगमगाए और जब तक वे जमीन पर पहुंचे उनमें से 100 से भी कम लोग सही सलामत खड़े थे। उनमें से हर किसी के शरीर पर युद्ध के मैदान के घाव थे, कट, खरोंच, जलने के निशान और इससे भी बुरे। लेकिन किसी ने भी उन शारीरिक जख्मों के नीचे छिपे दर्द को नहीं दिखाया। वे शरीर से भी ज्यादा गहरे तरीके से बदल गए थे। अकादमी, जो कभी 1000 नए होनहार छात्रों का घर थी, अब अजीब तरह से शांत थी, क्योंकि बचे हुए पहले साल के छात्र फिर से इकट्ठा हो रहे थे, हैरान और कमजोर। ये खामोशी सिर्फ शोर की कमी नहीं थी, ये एक खालीपन था, एक ऐसी जगह जो गैर मौजूदगी से बनी थी। हवा में मरे हुए लोगों की यादें भरी हुई थी और उनकी गैर मौजूदगी हर सांस में महसूस हो रही थी, जो बचे हुए लोगों पर भारी पड़ रही थी। वे सभी महान बनने के सपने लेकर अकादमी में आए थे, इस बात से अनजान कि उनकी प्रतिभा, उनकी महत्वाकांक्षा और सत्ता की भूख उनसे एक बड़ी कीमत वसूलेगी। किस्मत ने उनसे खुद को साबित करने के लिए कहा था और अब वो जज और जल्लाद दोनों के रूप में खड़ी थी। किस्मत के क्रूर संतुलन की एक खामोश आर्किटेक्ट, जो लोग उस चुनौती का जवाब देने में नाकाम रहे, जिनकी प्रतिभा बहुत तेजी से और बहुत कम समय के लिए चमकी थी। वे अपनी ही क्षमता के बोझ तले दब गए थे। मरे हुए लोगों ने सिर्फ अपनी जान नहीं गंवाई थी, उन्हें किस्मत की बेरहम परीक्षा में पास न हो पाने की वजह से खत्म कर दिया गया था। उन्हें एक आखिरी मायने में नाकाबिल समझा गया था। ये एक भयानक कीमत थी जो आत्मा के सहन करने के लिए तैयार होने से पहले शक्ति का इस्तेमाल करने की हिम्मत के लिए वसूली गई थी। राक्षस भी किस्मत के जाल में फंस गए थे। परिणाम को बदलने, इन छात्रों को अगवा करने और उन्हें अपनी योजनाओं में मोहरों के रूप में इस्तेमाल करने की उनकी कोशिशें सिर्फ एक मृत तृष्णा साबित हुई।
जो एक अटल चीज के खिलाफ एक बेकार की लड़ाई थी। अपने घमंड में अंधे होकर राक्षसों को लगता था कि वे अपनी किस्मत के मालिक हैं। वे खुद को चालाक समझते थे, इतने चतुर कि किस्मत के अटल हाथ से बच निकलेंगे। अपने उल्टे घमंड में उन्होंने छात्रों को उस रास्ते से हटा दिया जिस पर उन्हें चलना था, जैसे कि वे उन ताकतों को रोक सकते थे जो खुद दुनिया को चलाती हैं, ये मानते हुए कि वे उस जरूरी परीक्षा को टाल सकते हैं जो शक्ति चाहने वाले सभी लोगों पर मंडरा रही थी। फिर भी बड़ी योजना में वे सिर्फ मोहरे थे, अनजाने औजार जो एक ऐसे खेल में फंस गए थे जो उनके पैदा होने से बहुत पहले ही तय हो चुका था। राक्षस अपने धोखे भरे कामों में कभी भी कंट्रोल में नहीं थे। उनके हर काम को अनदेखे हाथों ने गाइड किया था। उनकी हर योजना सिर्फ एक ऐसे डिजाइन को पूरा करना था जो उनकी समझ से बहुत परे था। वे एक ऐसे नाटक में सिर्फ खिलाड़ी थे जिसे वे कभी समझ नहीं सकते थे। भाग्य की अटल इच्छा से खींची जाने वाली डोरों पर कठपुतलियां। स्क्रिप्ट से भटकने की उनकी हर कोशिश उस कहानी का एक और पन्ना थी जिसे भाग्य ने पहले ही लिख दिया था। उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई थी, जो भी भ्रम उन्होंने अपने सबसे अंधेरे कोनों में पाल रखे थे, वे भाग्य की इच्छा की गूंज से ज्यादा कुछ नहीं थे। वे घटनाओं के क्रम से उतने ही बंधे हुए थे जितने कि वे छात्र जिन्हें वे पकड़ना चाहते थे, उसी जटिल अपरिवर्तनीय भाग्य के ताने बाने का एक हिस्सा। आखिर में उनके काम सिर्फ परछाइयों का एक कमजोर नाच थे, एक ऐसी दुनिया पर कंट्रोल करने की एक बेकार कोशिश जिसने पहले ही अपना रास्ता तय कर लिया था। और अपनी अंतिम हार में उन्होंने ये साबित कर दिया कि उन ताकतों के सामने वे सच में कितने शक्तिहीन थे जिन्हें उनकी योजनाओं की कोई परवाह नहीं थी। ये परीक्षा कभी उनके बारे में नहीं थी, ये कभी उनके बस में नहीं था। वे एक बहुत बड़ी योजना में सिर्फ औजार थे, एक ऐसी योजना जो उनके दखल के बिना भी पूरी होती। राक्षस भी छात्रों की तरह ही भाग्य के गुलाम थे। उनका जीवन और उनके काम एक ऐसी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे जिससे वे बच नहीं सकते थे। भाग्य की भव्य टैपेस्ट्री में वे कठपुतलियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। जिन हाथों ने उन्हें गाइड किया, जिन ताकतों ने उन्हें इस अंतिम विनाशकारी संघर्ष में धकेला, वे खुद ब्रह्मांड की थी। वे एक मंच पर खिलाड़ी थे, एक ऐसे खेल में मोहरों की तरह चले जा रहे थे जिसे वे समझ नहीं सकते थे। उनके अस्तित्व का हर पल, उनकी हर सांस पहले से तय थी और उनकी असफलता का भारी बोझ अब उन पर आ गिरा था। वे अपरिहार्य के खिलाफ उठे थे, सिर्फ खुद को अपने ही घमंड के बोझ के नीचे कुचला हुआ पाने के लिए। जैसे ही बचे हुए लोग शिखर स्मिथ एकेडमी के आंगन में इकट्ठा हुए, डरी हुई आंखों से चारों ओर देखते हुए उनके नुकसान की सच्चाई दर्दनाक रूप से साफ हो गई। एक ही साल में पहले साल के छात्रों की संख्या 1000 से घटकर 100 से भी कम हो गई थी। कभी भीड़ भाड़ वाले हॉल और जीवंत क्लासरूम अब खालीपन से गूंजेंगे, जो उनके रास्ते की भारी कीमत का सबूत था। आंखें खामोशी में मिली, अनकही सच्चाई को स्वीकार करते हुए। उन्होंने एक सीमा पार कर ली थी, उस अग्नि परीक्षा से इस तरह बदल कर निकले थे जिसे वे खुद भी मुश्किल से समझ सकते थे। देवराज शर्मा और रक्तेश्वरी देवी गंभीर चुप्पी में खड़े थे, आसमान में मंडरा रहे रुद्र वर्मा के परिवार को देख रहे थे। उनके चेहरे शांत थे, हाव भाव सख्त थे, फिर भी उनके अंदर के तनाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वे इन छात्रों को एकेडमी में अगली पीढ़ी के शक्तिशाली लोगों को ट्रेनिंग देने, उन्हें लीजेंड और लीडर बनाने के लिए लाए थे। लेकिन उस कच्ची क्षमता को बढ़ावा देने में उन्होंने एक ऐसी त्रासदी के बीज भी बो दिए थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एकेडमी का मकसद हमेशा अपने छात्रों को चुनौती देना रहा है, लेकिन ये परीक्षा उनके कंट्रोल से बाहर थी। एक ऐसा हिसाब किताब जो खुद किस्मत के हाथों में था। मीरा वर्मा, माधव वर्मा और कल्याण वर्मा ने बिना कुछ कहे देवराज शर्मा और रक्तेश्वरी देवी पर नजर डाली। उनकी नजरों में कोई आरोप नहीं था, फिर भी उनमें किसी भी फटकार से ज्यादा गहरा बोझ था।
कहने के लिए कुछ नहीं था। सच्चाई हुए नुकसान, खाली सीटों पर छूटी आत्माओं और जीवित लोगों की खामोश निराशा में साफ दिख रही थी। और फिर जितनी आसानी से वे आए थे, उतनी ही आसानी से वे मुड़ गए। नीचे एकेडमी पर आखिरी नजर डालकर वे हवा में गायब हो गए। रुद्र वर्मा को अपने साथ ले गए। अपने पीछे सिर्फ खामोशी और अपनी मौजूदगी से बनी परछाइयों के अलावा कोई निशान नहीं छोड़ा। वे आए थे, उन्होंने एकेडमी के मकसद की कीमत देखी थी और वे चले गए, बचे हुए लोगों को उस विरासत का बोझ एक ऐसे भविष्य में उठाने के लिए छोड़ गए जो हमेशा के लिए बदल गया था। जैसे ही उनके ऑरा के आखिरी निशान फीके पड़े, एकेडमी श्रद्धा भरी शांति में खड़ी थी, किस्मत के कठोर फैसले के असर और उस सबक को महसूस कर रही थी जो उसने उन सभी को सिखाया था। हवा भारी थी, दुख और एक नए पक्के इरादे से भरी हुई, एक ऐसी शांति जिसमें अभी तक पूरे न हुए वादों और उन लोगों की यादों का बोझ था जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत करने के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाई थी। एकेडमी के गलियारे, जो कभी 1000 छात्रों की हंसी और बातों से भरे रहते थे, अब खाली और सूने लग रहे थे। 100 से भी कम लोग वापस लौटे थे और उनमें से कई ऐसे तरीकों से टूटे हुए थे जिन्हें सिर्फ ट्रेनिंग या तपस्या से ठीक नहीं किया जा सकता था। शैतानों ने खुद को चालाक समझा था कि उन्होंने किस्मत को मात देने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन आखिर में किस्मत के हाथ को नकारा नहीं जा सका। वे एक ऐसे खेल में सिर्फ मोहरे थे जो उनकी समझ से कहीं ज्यादा बड़ा था। हवा का रुख बदल गया था, खेल खेला जा चुका था और उसके बाद जो कुछ बचा था वो गिरे हुए लोगों की गूंज और किस्मत के कंट्रोल की कठोर अटल सच्चाई थी। वर्मा एस्टेट सामने नजर आ रहा था, विरासत और ताकत का एक अदम्य किला जो ऊबड़ खाबड़ घाटी के बीचों बीच बना हुआ था। उसकी मौजूदगी से एक शांत अधिकार का एहसास हो रहा था। यह उस ताकत और वंश का एक पुराना सबूत था जो उसकी रक्षा करता था, जो हाल की उथल पुथल से पड़ने वाली बढ़ती परछाइयों से बचाने के लिए मजबूती से खड़ा था। एस्टेट का प्रवेश द्वार एक सोए हुए विशालकाय जीव के मुंह की तरह खुल रहा था। बड़े बड़े लोहे के गेट, काले और मजबूत, एक गंभीर आदेश के साथ रास्ता रोक रहे थे। ये गेट ऊंची पत्थर की दीवारों से घिरे थे जो पुरानी होने के बावजूद टिकाऊ थी। उनकी ठंडी सतह आईवी की बेलों से नरम हो गई थी जो ऊपर की ओर लिपट रही थी, हर खुरदरी सतह से मजबूती से चिपकी हुई थी। जैसे ही दिन की आखिरी रोशनी फीकी पड़ी, आईवी ने लंबी परछाइयां डाली जो गिरते हुए अंधेरे के साथ घुल मिल गई, दीवारों को एक गहरे अशुभ अंधेरे में ढक दिया। घाटी की खामोशी बहुत गहरी थी, मानो जमीन ने खुद अपनी सांस रोक ली हो, उन लोगों की वापसी की गवाह बन रही हो जो मकसद से उसकी जमीन पर कदम रख रहे थे। रुद्र वर्मा और उनके परिवार के हर कदम के साथ उनके आने की आवाज शाम के धुंधलके में गूंज रही थी। एक शांत गड़गड़ाहट घाटी की दीवारों से टकरा रही थी जो सुरक्षा और हिसाब किताब दोनों का संकेत था। रुद्र चुपचाप चल रहा था। उसके बगल में उसके पिता माधव वर्मा और उसके दादा कल्याण वर्मा थे। उसके चेहरे पर एक अटूट शांति थी जिसमें थकान या दर्द का कोई निशान नहीं था, मानो हाल की लड़ाइयों का उस पर कोई असर ही न हुआ हो। वो एक शांत गरिमा के साथ चल रहा था जो उसके सामने आई मुश्किलों को छिपा रही थी। उसके हाव भाव स्थिर थे, जैसे उसके अनुभवों का बोझ बहुत पीछे छूट गया हो। उसके बगल में उसकी मां मीरा वर्मा एक शांत तीव्रता के साथ चल रही थी। उनकी नजरें तेज और समझने में मुश्किल थी, मानो हर विचार उनके शांत बाहरी रूप के नीचे सावधानी से छिपा हुआ हो। इस बीच उसकी दादी इंदिरा वर्मा उसके करीब थी, एक हाथ धीरे से उसके कंधे पर रखा हुआ था। उनका स्पर्श हालांकि हल्का था, लेकिन उसमें एक मकसद था, एक नाजुक आश्वासन और सुरक्षा का एक शांत वादा, क्योंकि वह उस पर नजर रख रही थी, हमेशा चौकस। उनकी सामूहिक उपस्थिति निर्विवाद थी, पीढ़ियों की शक्ति
इतिहास और अटूट बंधनों से बना एक मिलन परिवार का हर सदस्य अपनी विरासत की ताकत और लचीलेपन का प्रतीक था। वे सिर्फ एकेडमी के अंदर एक ट्रायल के नतीजों का सामना करने नहीं आए थे। वे यहां इसलिए थे क्योंकि उनके बेटे और पोते को ऐसी ताकतों ने पकड़ लिया था, उन पर टेस्ट किए थे और फंसा लिया था, जो उनकी खून की पवित्रता को चुनौती देने की हिम्मत रखती थी। ये कोई टकराव नहीं था, वे हिसाब बराबर करने वाली ताकत थे। जैसे ही वे हवेली के बड़े दरवाजे के पास पहुंचे, इंदिरा ने रुद्र की बाह को धीरे से देर तक दबाया। उसकी नजरें नरम लेकिन तेज थी। एक ऐसी गर्मी बिखेर रही थी जो अंदर सुलग रहे गुस्से के तूफान को छिपाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि स्वभाव से नरम, इंदिरा में एक अदम्य भावना थी जिसे लड़ाई के कौशल के लिए नहीं बल्कि हीलिंग की कला में अपनी बेजोड़ महारत के लिए पूजा जाता था। एक ऐसी शक्ति जिसने अनगिनत जानें बचाई थी और दुनिया भर में उन्हें एक महान दर्जा दिलाया था। उसका ऑरा डराने वाला या जबरदस्त ताकत वाला नहीं था, फिर भी उसकी मौजूदगी में लोग सम्मान से पेश आने के लिए मजबूर महसूस करते थे। ये उसका तोहफा था, हीलिंग में उसकी कला जिसने सम्मान दिलाया। और हालांकि वो कोई हथियार नहीं चलाती थी, उसकी मौजूदगी में वही अधिकार था। उसका कौशल विनाश के बजाय ठीक करने वाला था, लेकिन फिर भी शक्तिशाली था। बिना समय बर्बाद किए इंदिरा ने रुद्र की जांच शुरू की। उसका स्पर्श सटीक और व्यवस्थित था। उसके हाथ हवा में उसके चारों ओर पैटर्न बनाते हुए घूम रहे थे, जैसे कि दूसरों को दिखाई न देने वाली गड़बड़ियों को महसूस कर रही हो। जो ऊर्जा वो प्रोजेक्ट कर रही थी वो नरम लेकिन तीव्र थी, जैसे एक ठंडी लौ जो गहराई से जांच करते हुए सुकून देती है। उसने किसी भी बची हुई चोट, काले जादू के किसी भी निशान, राक्षसों के प्रभाव के किसी भी सबूत की जांच की। वो छोटी से छोटी बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहती थी। रुद्र ने विरोध करने की जहमत नहीं उठाई, ये जानते हुए कि उसका एक शब्द भी इंदिरा की बारीकी से जांच को नहीं रोक पाएगा। वो उसकी प्रवृत्ति को समझता था। वो दावा कर सकता था कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, फिर भी वो केवल अपनी खुद की तसल्ली पर ही भरोसा करेगी। एक गहरी सांस के साथ उसने अपना हाथ उठाया, जिससे उसे पूरी तरह से जांच करने की इजाजत मिल गई। उसकी त्वचा पर चोट या निशान का कोई निशान नहीं था, जो कुणाल शर्मा के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई के बिल्कुल विपरीत था, जो उसके रैंक से कहीं ऊपर का प्रतिद्वंद्वी था। उसका शरीर संघर्ष से अछूता लग रहा था, जैसे उसके शरीर ने लड़ाई की सजा को पूरी तरह से नकार दिया हो। उसकी त्वचा पर एक स्वस्थ चमक थी, प्राण की कमी की पीलापन नहीं था, और उसकी हरकतें सहज थी। उसका हाव भाव अडिग था। थकान के कोई संकेत नहीं थे, उसके खड़े होने में कोई कंपन नहीं था, उसके कदमों में कोई कमजोरी नहीं थी, किसी भी शारीरिक नुकसान का कोई संकेत नहीं था। उसके शरीर पर धूल का एक कण या खून का एक धब्बा भी नहीं था। कुणाल के सीधे हमलों को छोड़कर बाकी सब कुछ इन्फिनिटी ने रोक दिया था, जिससे वो काफी हद तक बिना किसी नुकसान के बच गया था। मीरा ने अपने हाथ बांध लिए। उसकी नजरें तेज हो गई और उसने एक बाज की तरह तेजी से रुद्र के हावभाव और हावभाव को देखा। उसकी आंखें हर लाइन, हर छोटे से बदलाव पर टिकी हुई थी। ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कहीं वो कोई दर्द या बेचैनी तो नहीं छिपा रहा है, लेकिन उसकी जांच में कुछ भी पता नहीं चला। तनाव का कोई निशान नहीं, थकान की कोई छाया नहीं। रुद्र का चेहरा एक न पढ़ने वाला मुखौटा बना रहा, शांत और स्थिर। दुख का कोई निशान नहीं था। वो शांत दृढ़ता के साथ खड़ा था, अडिग और बिना किसी नुकसान के, जिससे मीरा को यह परेशान करने वाला एहसास हुआ कि उसने जिन मुश्किलों का सामना किया था, उसके बावजूद अब उसके पास छिपाने के लिए कोई दर्द नहीं बचा था। इंदिरा, मीरा ने धीरे से कहा, अच्छी तरह से जांच करो। राक्षस चालाक होते हैं। हम कोई छिपी हुई जादुई शक्ति पीछे छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। समझ गई। ये सुनकर इंदिरा की भौहें तंग गई। उसने अपनी आभा रुद्र के शरीर में प्रवाहित की।
किसी भी काली ऊर्जा, राक्षस के अराजक प्रभाव के बचे हुए निशानों को बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन रुद्र का शरीर ऐसी चीजों को अपने अंदर कैसे रहने दे सकता था? अगर वे पहले तो उसके अंदर घुस भी पाती। काम करते समय उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम हुए। उसके हाथ अभ्यास से सावधानी से चल रहे थे, लगातार किसी भी अशुद्धता की पहचान करने की कोशिश कर रहे थे और ये सुनिश्चित कर रहे थे कि उसका पोता सच में सुरक्षित है। माधव एक कदम और करीब आया। उसकी नजरें भेदने वाली थी। रुद्र, हमें सब कुछ बताओ। जिस पल तुम्हें ले जाया गया, उस पल से लेकर उस एल्फ के साथ लड़ाई तक जिसे हमने तुम्हारे बगल में देखा था। रुद्र ने खुद को संभाला। शुरू करने से पहले सिर हिलाया। ईमानदारी से कहूं तो ये सब इतनी तेजी से हुआ, किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ या कुछ भी। हमें बैटल एग्जाम वेन्यू पर ले जाया जाना था, लेकिन जैसे ही हम पोर्टल में दाखिल हुए, हम एक ऐसी जगह पहुंचे जो एक पॉकेट डायमेंशन या अलग जगह जैसी लग रही थी। रुद्र ने बोलते हुए आह भरी और जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बताया। कल्याण का जबड़ा कस गया। बोलते समय उसकी आंखें स्टील जैसी हो गई। ऐसा लगता है कि वे पूरी गोल्डन जनरेशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि कुछ छात्रों को मारने के लिए एक किंग रैंकर को भी भेजा। रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी योजना सच में कुछ हद तक सफल रही। कुल छात्रों में से मुश्किल से 10% ही जीवित है। परिवार पर गहरा सन्नाटा छा गया। किंग रैंक, ये एक ऐसी ताकत थी जिसका सामना रुद्र, एक मामूली फर्स्ट ईयर के छात्र को कभी नहीं करना चाहिए था। मीरा के चेहरे के भाव सख्त हो गए, हालांकि उसकी आंखों में गर्व की एक झलक थी। और फिर भी तुम बच गए। तुमने एक किंग रैंकर से लड़ाई की। तुम सिर्फ जीते ही नहीं, तुमने अपनी काबिलियत से उस एल्फ को मार भी डाला। उसकी आवाज में तारीफ और दुख दोनों थे। एक ऐसा मिलाजुला एहसास जो सिर्फ एक मां ही महसूस कर सकती है। हमें बताओ रुद्र, तुमने इतनी बड़ी ताकत का सामना कैसे किया? रुद्र ने अपनी मां की आंखों में देखा। उसका चेहरा शांत था, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे दुनिया का कोई भी बोझ उसे परेशान नहीं कर सकता था। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो जो देख रहा था, उसकी विशालता को समझने की कोशिश कर रहा था। ये असाधारण से भी परे था। ये खुद प्रकृति की एक गड़बड़ी थी। रुद्र वर्मा, जो हमेशा शांत रहते थे, उन्होंने कुछ न बोलने का फैसला किया। इसके बजाय अपनी उंगलियों के हल्के से इशारे से उसने एक भ्रम पैदा किया। कुणाल शर्मा के साथ उसकी लड़ाई की चमकती हुई आकृति उनके सामने साकार हो गई। उनके टकराव का एक जटिल जीवंत पुनर्निर्माण, तलवारों का सहज नृत्य, सुंदर लेकिन घातक आदान प्रदान, हर पल को बहुत बारीकी से कैद किया गया था। तनाव, क्रूरता, उसकी तलवारबाजी की सुंदरता, ये सब उस अलौकिक प्रक्षेपण में सामने आया। माधव वर्मा का शुरुआती झटका धीरे धीरे मुस्कान में बदल गया। एक गर्व भरी, समझदारी भरी मुस्कान, जब उसने अपने बेटे के तलवार के साथ वाले रूप को देखा। रुद्र की तकनीक की शुद्धता, जिस सटीकता से उसने अपनी तलवार चलाई, उसने उसे अवाक कर दिया। लड़का सभी उम्मीदों से आगे निकल गया था, न केवल शक्ति में बल्कि खुद युद्ध की कला में भी। ये सोचकर कि उसने अकेले ट्रेनिंग की और यहां तक पहुंचा, उसने सोचा। माधव ध्यान से देख रहा था। उसकी नजर में एक लालसा की झलक थी। वो तलवार की सच्ची परीक्षा में अपने बेटे का सामना करना चाहता था। कौशल और भावना का टकराव, ठीक उसी तरह जैसे उसने रुद्र और कुणाल शर्मा के बीच लड़ाई देखी थी। तुमने बहुत अच्छी तरह से छिपाया है मेरे पोते। कल्याण वर्मा की आवाज पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठी जैसे ही रुद्र की जीत और उनके आगमन के साथ भ्रम समाप्त हुआ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी रैंक नहीं छिपा रहे हो? जैसे तुम पैरागॉन रैंक पर हो, लेकिन हमें एक ग्रैंड मास्टर रैंक दिखा रहे हो। मीरा वर्मा ने रुद्र की आंखों में देखा। उसके भाव उग्र और उम्मीद भरे दोनों थे। रुद्र ने एक छोटी अजीब सी खांसी की, ये याद करते हुए
कि अब तक उसने अपनी असली क्षमताओं को कैसे छिपाया था। एक ऐसा कारनामा जो पहले से ही असाधारण था, लेकिन इस बार उसने अलग तरह से चुना। उसने उन्हें अपनी असली रैंक देखने दी, बिना किसी फिल्टर के और निर्विवाद। वे इस रहस्योद्घाटन से जूझ रहे थे। रुद्र ने उनके सामने जो चौंकाने वाली नई सच्चाई रखी थी। शुरुआत में चुप्पी थी, हवा में एक अनकहा तनाव छाया हुआ था, लेकिन आखिरकार वे शांत हो गए। झटका स्वीकार्यता में बदल गया। आखिरकार रुद्र उनका वंशज था, उनके अपने खून का एक जीनियस। हां, लेकिन उनका जीनियस, ऐसी प्रतिभा उन्हें सिर्फ गर्व ही दिला सकती थी। इस बीच अफवाहें दबी आवाज में फैलने लगी। कुछ छात्र जिन्होंने रुद्र और कुणाल शर्मा की लड़ाई देखी थी, वे बच गए थे, और जल्द ही ये बात फैल जाएगी और उसकी रैंक और लड़ाई की काबिलियत की कहानियां सुनने को बेताब हर कान तक पहुंच जाएंगी। एक ग्रैंड मास्टर का राजा से लड़ना एक नामुमकिन घटना थी। रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया जब उसे उन छात्रों की याद आई जिन्होंने कुणाल शर्मा के साथ उसकी लड़ाई देखी थी। लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने इसके बारे में भूल जाने का फैसला किया। अब अपनी ताकत या काबिलियत छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे हैरानी है कि बचे हुए छात्र कितने टूटे हुए होंगे। मुझे बस उम्मीद है कि ये अनुभव उनके आगे के रास्ते में एक न टूटने वाली दीवार न बन जाए। इंदिरा वर्मा ने कहा। उनका ध्यान उन छात्रों की ओर गया जो बच गए थे। राक्षसों ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई दादी मां। रुद्र ने आप भरते हुए कहा, दुनिया ऐसे ही काम करती है। अगर वे अपने सामने की दीवार को पार कर लेते हैं तो एक पूरी नई दुनिया उनका इंतजार कर रही है। जिन्होंने किसी भी दीवार का सामना नहीं किया और सिर्फ अपनी पक्की इच्छा शक्ति से सब कुछ पार कर लिया, वे पहले से ही अपनी दुनिया में हैं। कमरा शांत हो गया क्योंकि उनमें से हर कोई रुद्र की बातों में सच्चाई जानता था। यह काफी आसान लग सकता था। फिर भी रुद्र ने जिस दीवार का जिक्र किया था, उसने अनगिनत दूसरों को रोक दिया था। कई लोगों के लिए यह बाधा शारीरिक नहीं थी, ये अकल्पनीय डरावनी चीजों का बोझ था जिसने उनके दिमाग पर हावी होकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। कल्याण वर्मा ने चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज में सख्ती थी। ये यही खत्म नहीं होता। उन राक्षसों ने हद पार कर दी। उन्हें लगा कि वे बिना किसी नतीजे के ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें जल्द ही ऐसी लापरवाही की कीमत पता चल जाएगी। इंदिरा ने कल्याण के हाथ पर हाथ रखा। दोनों के बीच एक खामोश सहमति बन गई। रुद्र ने इन दोनों को देखा और कहा, अपना समय और ताकत बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मां ने पहले ही उन सभी राक्षसों को खत्म कर दिया है जो हमारे साथ थे। अगर तुम उनका पीछा करते भी रहोगे तो भी उनकी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंदिरा की नरम आवाज ने तनाव को कम किया। उनके हाथ अभी भी उसके कंधे पर थे। क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? माधव ने पूछा। रुद्र ने सिर हिलाया। अगर कोई खास व्यक्ति शामिल होता तो मैं यहां खड़ा होकर बात नहीं कर रहा होता। मैं उनकी तुरंत मौत और खात्मे की मांग करता। लेकिन ये सिर्फ राक्षस है। हम कितने भी मार दें, वे वापस आते रहेंगे। हम अपना समय और ताकत दोनों बर्बाद करेंगे। उन्होंने कुछ देर तक खामोशी से उसकी आंखों में देखा। हर कोई उसके शब्दों पर सोच रहा था। फिर गंभीर सहमति में सिर हिलाया, उसकी बात में सच्चाई को पहचानते हुए। वर्मा एस्टेट के बड़े हॉल की शानदार भव्यता में परिवार रुका रहा, बिना कहे वादे किए। उनके बीच मकसद का एक अटूट बंधन बुना गया। उनकी एकता सिर्फ एक संकल्प से कहीं ज्यादा थी। ये अपनी विरासत की रक्षा करने और अपने वंश के भविष्य को सुरक्षित करने का एक अटूट समझौता था। इंदिरा के ठीक करने वाले ऑरा की नरम लयबद्ध गूंज से खामोशी धीरे से टूटी। इंदिरा रुद्र की ओर अपनी ऊर्जा भेजती रही, भले ही उसने धीरे से विरोध किया, ये कहते हुए कि उसे कोई चोट नहीं लगी है। फिर भी वो लगी रही। उसका ऑरा उसकी अटूट देखभाल का एक खामोश सबूत था, जैसे कि वो उन जख्मों को ठीक कर रही हो जिन्हें वह दिखा नहीं सकता था या दिखाना नहीं चाहता था।
रुद्र वर्मा को उसके माता पिता और दादा दादी द्वारा बचाए जाने के बाद 1 हफ्ता बीत चुका था। फिर भी दुनिया उन घटनाओं के बोझ तले कांप रही थी जो हुई थी। तबाही की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे डोमेन अविश्वास में डूब गए। इस खबर ने समाजों को अंदर तक हिला दिया था। उन्होंने जो सुना वो समझ से परे था, और जो देखा वो और भी भयानक था। पूरी अकादमियां संभावनाओं के नुकसान, सुनहरी पीढ़ी अपने भविष्य के गौरव के लिए शोक मना रही थी, जिसे एक बेरहम दुश्मन ने खत्म कर दिया था। लगभग सभी पहले साल के छात्र जो कभी उम्मीद की किरण थे, खत्म हो गए थे। उम्मीद भरी जिंदगी अधूरे सपनों और अनछुपी संभावनाओं से भरी हुई तूफान में मोमबत्तियों की तरह आसानी से बुझ गई थी। ये सिर्फ जानों का नुकसान नहीं था, ये प्रतिभा का नुकसान था। एक ऐसे युग का धुंधलापन था जिसे पहले से कहीं ज्यादा चमकना था। एक ही साल में 3 हमले जिन्होंने बिना तैयारी वालों का हौसला तोड़ दिया और सुरक्षा के भ्रम को तार तार कर दिया। दुश्मन की बेरमी ने उनकी दुनिया के ताने बाने पर एक निशान छोड़ दिया था। एक याद दिलाता है कि सबसे चमकीला सोना भी अराजकता के बोझ तले टूट सकता है। इस विनाशकारी खुलासे के साथ एक बार का अटूट विश्वास टूट गया। अकादमी आखिरकार उतनी मजबूत नहीं थी जिसे कभी सुरक्षा और प्रगति का गढ़ माना जाता था। अब उस पर लापरवाही और घमंड का आरोप था। इस त्रासदी ने एक ऐसा घाव दिया जो लोगों के दिलों में रिश्ता रहा। माता पिता टूटे दिल और आंखों में आंसू लिए जवाब मांगने के लिए अकादमी के दरवाजों पर पहुंच गए। उनका दुख पवित्र हॉल में गूंज रहा था, जहां चुप्पी और टालमटोल ही एकमात्र जवाब था। उनके लिए अकादमी न केवल एक संस्था के रूप में बल्कि एक पनाहगाह के रूप में भी विफल रही थी। सुरक्षा के वादे खोखले साबित हुए थे। आम लोगों के न्यूज चैनल दुखद आंकड़ों से भरे हुए थे। सुर्खियां मरने वालों की संख्या की एक डरावनी तस्वीर पेश कर रही थी। मृतकों के नाम गंभीर याद में लगातार घूम रहे थे। नुकसान का बोझ दुनिया पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि चिताएं जल रही थी और कब्रें खोदी जा रही थी। अकादमी को विरोध की एक अटूट लहर का सामना करना पड़ा। गुस्से भरे पत्र, अक्षमता के आरोप और यहां तक कि विद्रोह की फुसफुसाहट हवा में भर गई। इसकी कभी की शानदार प्रतिष्ठा अब एक धागे से लटकी हुई थी, जो इसके छात्रों के खून से दागदार हो गई थी। फिर भी उम्मीद के खंडहरों के बीच एक अजीब सच्चाई सामने आई। जो लोग बच गए, जख्मी लेकिन खड़े थे, वे पहले किसी भी इंसान जैसे नहीं थे। उनका हौसला आग में तपकर बना था। उनकी ताकत दुख से पैदा हुई थी। वे मौत और निराशा की भट्टी में तराशे गए हीरे थे, जो अपने गिरे हुए साथियों की राख से ऊपर उठे थे। हालांकि नुकसान बहुत ज्यादा था, लेकिन इन कुछ बचे हुए लोगों में ऐसी क्षमता थी जिसे सबसे भयानक तूफान भी बुझा नहीं सकते थे। रुद्र वर्मा के वफादार साथियों से लेकर तन्वी शर्मा, भरत सिंह, स्टॉर्म भाइयों और यहां तक कि उस अजीब नेक्रोमैंसर तक, सभी उस भयानक परीक्षा से बच गए थे। और सिर्फ बचे ही नहीं, बल्कि और मजबूत हुए थे। उनकी मुश्किलों ने उन्हें अपनी पिछली सीमाओं से परे योद्धा बना दिया था। हर कोई ताकत की नई दुनिया में कदम रख रहा था। रुद्र के साथी अटल और अडिग मास्टर रैंक में एक और लेवल ऊपर चढ़ गए। उनकी आभा में अब परिपक्वता और दबदबे की झलक थी। इस बीच तन्वी शर्मा, भरत सिन्हा और स्टॉर्म भाइयों ने अपनी क्षमता की बाधाओं को तोड़ दिया और ऊंची एसएस रैंक पर पहुंच गए। उनकी मौजूदगी ही ज्यादा भारी लग रही थी। उनकी क्षमताएं ज्यादा तेज थी, जैसे कि उनकी नई ताकत पहचान मांग रही हो। उन चारों ने अगले हफ्ते को अपनी नई रैंक के हिसाब से ढलने, अपनी क्षमताओं को निखारने और अपनी बढ़ी हुई ताकत की गहराई को जानने में बिताया। उनकी ट्रेनिंग ने धरती पर निशान छोड़ दिए। उनकी अटूट हिम्मत के आगे जमीन कांप रही थी। ये साफ था, वे अब वैसे लोग नहीं थे जो एक हफ्ते पहले मौत का सामना कर चुके थे। फिर भी
हर अच्छी खबर की चमक के साथ बुरी खबरों के साए मंडरा रहे थे। बचे हुए लोगों में से कुछ छात्र जो अपनी सीमाओं की अटूट दीवारों के सामने लड़खड़ा गए थे, उन्होंने अपनी कमियों का बोझ न सह पाने के कारण एकेडमी छोड़ने का फैसला किया। दूसरे, हालांकि अभी भी अपनी क्षमता की बाधाओं से बंधे थे, वही रुके रहे, आगे बढ़ने और अपनी तरक्की हासिल करने का पक्का इरादा करके। एकेडमी के इलाके में अफवाहें फैलने लगी, जो लहरों की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। रुद्र की ताकत की फुसफुसाहट ने कल्पनाओं को हवा दी, जिससे उतनी ही अलग अलग कहानियां बनी जितनी अलग अलग जुबानों से वे कही गई। कुछ ने दावा किया कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर राक्षस के सामने खड़ा हुआ था। कुछ ने ताकत के एक आदर्श की बात की, जबकि कुछ ने एक ग्रैंड मास्टर के साथ उसकी लड़ाई की कहानियां गढ़ी। हर कहानी पिछली से ज्यादा अजीब लग रही थी। फिर भी अटलों के शोर के बीच हर कहानी में एक बात एक जैसी रही। रुद्र जीत गया था। एकेडमी की मशहूर इम्पॉसिबल लिस्ट में पहले ही एक कारनामा कर दिखाने के बाद रुद्र की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं था। ज्यादातर लोगों के लिए उसका सिर्फ एक मास्टर रैंकर से लड़ना लगभग मजाकिया बात थी। उसकी ताकत ऐसी चुनौती के लिए कहीं ज्यादा थी। इसके बजाय फुसफुसाहटें कुछ ज्यादा ही हिम्मत वाली बात पर केंद्रित थी। अब कौन सा रैंक उसकी ताकत का मुकाबला कर सकता है? शुरुआत में अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया गया। इतने कम उम्र के और अनुभवहीन व्यक्ति का दिग्गज हस्तियों, सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों के सामने खड़े होने का विचार, चाहे कोई भी सुने, बेतुका लग रहा था। फिर भी जिज्ञासा ने जल्द ही अविश्वास को हरा दिया। साजिश के बीज अंकुरित हुए और दुनिया और करीब आ गई। शिक्षाविद, साहसी, रईस और भाड़े के सैनिक सभी ने अपने नेटवर्क में छानबीन की और जोश के साथ अपनी जानकारी इकट्ठा करने की स्किल्स का इस्तेमाल किया। माना क्रिस्टल गुप्त गलियों में हाथों हाथ बदले गए, कोड वाले संदेश सीमाओं के पार भेजे गए और सच्चाई का पता लगाने के लिए जासूसों को भी भेजा गया। रुद्र के लिए यह उन्माद जांच का एक तूफान था। उसकी परफेक्ट वन स्किल, जो उसके रहस्यों की रक्षा करने की एक डिफेंसिव क्षमता थी, इतनी बार एक्टिवेट हुई कि उसने गिनती ही खो दी। जासूसी करने वाली नजरों की लहरें उसके खुद बनाए रहस्य की अटूट दीवार से टकरा गई। लगातार जांच के बावजूद रुद्र ने उन्हें सिर्फ परछाइयों के पीछे भागने दिया। उसने सिर्फ इतना खुलासा होने दिया कि उसने ग्रैंड मास्टर लेवल हासिल कर लिया है। हालांकि सटीक लेवल अभी भी अस्पष्टता के पर्दे में छिपा हुआ था। ये अकेले ही जश्न का कारण होता, लेकिन अफवाहों के समुद्र से एक और डिटेल सामने आई जिसने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। ये पता चला कि रुद्र ने एक किंग रैंकर से लड़ाई की थी और उसे हरा दिया था। कोई योजना नहीं, कोई सहयोगी नहीं, सिर्फ शुद्ध कच्ची ताकत और अटूट इच्छा शक्ति। ये खुलासा बिजली की तरह चमका, जिसने सबसे ज्यादा संदेह करने वाली आवाजों को भी चुप करा दिया। एक किंग रैंकर से लड़ना, जीतना तो दूर की बात है, ये लगभग असंभव जैसा कारनामा था। दुनिया हैरान होकर कांप उठी और इसके नतीजों से जूझ रही थी। आखिर रुद्र कौन था? वो किस तरह की शक्ति का इस्तेमाल करता था? और सबसे ज्यादा डरावनी बात, वो कितनी दूर जा सकता था? वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। नहीं, वे इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ये विचार बहुत बड़ा, बहुत ही दुनिया को हिला देने वाला था। फिर भी पुष्टि पूरी दुनिया में गूंज उठी। रुद्र ग्रैंड मास्टर रैंक पर था। दुनिया में तनाव फैल गया। पावर ब्रोकर रुद्र वर्मा के असाधारण उदय पर चर्चा करने के लिए छिपे हुए कमरों में इकट्ठा हो रहे थे, जबकि उसके ग्रैंड मास्टर रैंक की फुसफुसाहट पूरे महाद्वीपों में फैल रही थी। रुद्र खुद वर्मा एस्टेट में एक शानदार सोफे पर फैला हुआ था और कुछ भी नहीं कर रहा था। सूरज की रोशनी लंबी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जिससे कमरा एक गर्म चमक से नहा रहा था। रुद्र की कटाना दीवार के सहारे रखी थी, जिसे कई दिनों से छुआ नहीं गया था। वो अपनी पीठ के बल लेटा था, एक हाथ आलस से अपनी आंखों पर रखा हुआ था।
और उसके होठों से हल्की खर्राटे की आवाज निकल रही थी। वो सच में वही जिंदगी जी रहा था जिसका उसके क्लोन आनंद लेते थे। शक्तियों की बैठक। लायन हार्ट एस्टेट के दिल में एक भव्य हॉल में एक गुप्त बैठक हुई। कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। सजे हुए झूमरों की टिमटिमाती लौ दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी। नेता, विद्वान और सैन्य रणनीतिकार एक अर्धचंद्राकार मेज के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा, एक दाढ़ी वाले जनरल ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। इतनी कम उम्र में कोई भी ग्रैंडमास्टर रैंक तक नहीं पहुंच सकता। ये बेतुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विश्वास करते हैं या नहीं। एक खूबसूरत कपड़ों में एक महिला ने जवाब दिया। उसकी आवाज ठंडी थी। सिर्फ अफवाहें ही खतरनाक है। उसके नाम ने पहले ही जनता को भड़का दिया है। रुद्र वर्मा या तो उम्मीद की किरण है या हमारी स्थिरता के लिए खतरा है। स्थिरता? एक बूढ़े आदमी ने ताना मारा। एक ग्रैंड मास्टर जिसने किंग रैंकर से लड़ाई लड़ी और जिंदा बच गया। ये सिर्फ स्थिरता से कहीं ज्यादा चीजों को बिगाड़ता है। ये शक्ति और पदानुक्रम के बारे में हमारे द्वारा जानी जाने वाली हर चीज को चुनौती देता है। क्या हमने इन दावों की पुष्टि की है? एक और व्यक्ति ने पूछा, जिसका चेहरा हुड से ढका हुआ था। एक विद्वान ने अपने कागजों को पलटा। उसके हाथ कांप रहे थे। जानकारी अधूरी है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों ने किंग रैंकर के साथ उसकी लड़ाई की पुष्टि की है। गवाहों ने उस जबरदस्त आभा का वर्णन किया है जो केवल एक ग्रैंड मास्टर के पास हो सकती है। और उसका परिवार? जनरल ने आगे झुकते हुए पूछा। विद्वान हिचकिचाया। मौजूद है। वे सभी 10 वॉर्ड सेंट, द एलिमेंटल क्वीन, द लाइटनिंग गॉड, उनमें से कोई भी एस्टेट से बाहर नहीं गया है। एक और आवाज आई जो बाकी सबसे ज्यादा तेज थी। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं है, ये एक बयान है। वे किसी को भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करने के लिए कह रहे हैं। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। आखिरकार हुड वाले आदमी ने बात की। उसकी आवाज एक डरावनी फुसफुसाहट थी। हमें ध्यान से चलना होगा। अगर वर्मा परिवार को खतरा महसूस हुआ तो हमें सिर्फ रुद्र की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उन सबकी चिंता करनी पड़ेगी। द शैडो गिल्ड, दूसरे डोमेन के शहर की सड़कों के बहुत नीचे, हत्यारों का एक ग्रुप एक अंडरग्राउंड कमरे की हल्की रोशनी में मिला। हवा में गीले पत्थर और पुराने खून की बदबू आ रही थी। रुद्र वर्मा, गिल्डमास्टर ने कहा। उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी। उसके सिर पर इनाम पहले कभी नहीं देखा गया। क्या तुम्हें से कोई इतना हिम्मत वाला है जो इसे स्वीकार करे? कमरा शांत था। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। कायरो, गिल्डमास्टर ने थूका। क्या तुम एक लड़के से इतना डरते हो? हमें उससे डर नहीं लगता, एक हत्यारे ने धीरे से कहा। हमें उससे डर लगता है जो उसके आसपास है। वर्मा की हवेली सिर्फ एक किला नहीं है, ये मौत का जाल है। उसका परिवार किसी भी बेवकूफ को खत्म कर देगा जो कोशिश करेगा। गिल्ड मास्टर की आंखें सिकुड़ गई। तो हम इंतजार करते हैं। कभी न कभी वो हवेली से बाहर निकलेगा, और जब वो निकलेगा, उसने वाक्य को हवा में अधूरा छोड़ दिया। आने वाली हिंसा का एक वादा। वर्मा परिवार की हवेली। रुद्र कराह उठा जब उसकी मां मीरा वर्मा फलों की ट्रे और सख्त चेहरे के साथ कमरे में आई। तुम 5 दिनों से वही लेटे हो, रुद्र, उन्होंने कहा। उनकी आवाज पक्की थी, लेकिन उसमें प्यार भी था। क्या तुम फर्नीचर का हिस्सा बनने का प्लान बना रहे हो? रुद्र ने अपनी बाह के नीचे से झांका। उसकी आवाज दबी हुई थी। ये साल बहुत लंबा रहा है, मां। मैं ठीक हो रहा हूं। मीरा ने आह भरी, ट्रे को पास की मेज पर रखते हुए। ठीक हो रहे हो या अपनी ट्रेनिंग से बच रहे हो? माधव वर्मा दरवाजे पर खड़े हो गए। उनके हाथ बंधे हुए थे। मैंने तुम्हें इसके बारे में चेतावनी दी थी। लड़के को एक चुनौती चाहिए, वरना वह कमजोर हो जाएगा। रुद्र थोड़ा उठकर बैठ गया, अपनी आंखें मलते हुए। डैड,
मैंने अभी एक किंग रैंकर से लड़ाई की है। मुझे लगता है कि मैंने एक झपकी तो कमाई है। झपकी? बकवास। माधव ने जवाब दिया। ग्रैंड मास्टर हो या नहीं, ताकत के लिए अनुशासन चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुश्मन सिर्फ इसलिए आराम कर रहे हैं क्योंकि तुम कर रहे हो? इसके बाद कल्याण वर्मा कमरे में आए। उनकी जोरदार हंसी से पूरा कमरा भर गया। लड़के को आराम करने दो माधव, वो कमजोर नहीं पड़ रहा है, वो बस शांति के इस दुर्लभ पल का मजा ले रहा है। रुद्र ने अपने दादाजी को शुक्रगुजार नजर से देखा। आखिरकार कोई तो है जो मुझे समझता है। मीरा ने झुंझलाकर अपना सिर हिलाया। तुम सब नामुमकिन हो। वो रुद्र की ओर मुड़ी। ठीक है, अगर तुम्हें आराम करना है तो करो, लेकिन खाना मत भूलना, और भगवान के लिए कभी कभी बाहर भी जाया करो। तुम भूत जैसे दिखते हो। रुद्र मुस्कुराया और फल का एक टुकड़ा उठाया। जी मैडम। जैसे ही मीरा आलसी आदमियों के बारे में बड़बड़ाते हुए चली गई, कल्याण दीवार से टिक गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हें पता है ना रुद्र, दुनिया तुम्हें देख रही है। वे उससे डरते हैं जो तुम दिखाते हो। रुद्र पीछे झुक गया और बेफिक्री से फल खाने लगा। उन्हें देखने दो। मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जल्दी नहीं है। मेरे पास घिसी पिटी हत्याओं के लिए समय नहीं है। मैं बस तुरंत अगले पड़ाव पर जाना चाहता हूं। माधव ने माथे पर बल डाले, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी तेज आंखें अपने बेटे को देख रही थी। इसके अलावा रुद्र ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अगर वे इतने डरे हुए हैं तो उन्हें आकर मुझे ढूंढना चाहिए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। फल खाने के बाद रुद्र वापस सो गया। उसके सोते ही घंटे तेजी से बीत गए। वर्मा एस्टेट रात की चादर के नीचे शांत था। उसके निवासियों के आराम करने के कारण सामान्य हलचल शांत थी। बड़े से लिविंग एरिया में बुझती हुई अंगीठी की हल्की चटकने की आवाज ही एकमात्र आवाज थी, जो सजी हुई दीवारों पर टिमटिमाती परछाइयां डाल रही थी। कल्याण अपनी आराम कुर्सी में पीछे झुक गया। एक एम्बर रंग के लिक्विड का गिलास घुमाते हुए आग की लपटों को नाचते हुए देख रहा था। उसके सामने मीरा एक सोफे पर बैठी थी। उसका अंदाज आरामदायक था, लेकिन उसकी आंखें तेज थी। माधव खिड़की के पास खड़ा था, हाथ बांधे हुए विशाल एस्टेट के मैदानों को देख रहा था। मुझे अब भी उस पर यकीन नहीं हो रहा है, मीरा ने अचानक कहा, चुप्पी तोड़ते हुए। वो पूरे दिन सोता रहता है, हाइबरनेशन की तैयारी कर रहे भालू की तरह खाता है और मुश्किल से ही ट्रेनिंग करता है। माधव वर्मा हल्के से हंसे, खिड़की से नजरें हटाए बिना। ये रुद्र है। वो अफरातफरी में ही खुश रहता है, फिर ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसका रिचार्ज करने का तरीका है। उसे चीजों को ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। मीरा वर्मा ने जोर देकर कहा। उनकी आवाज पक्की थी, लेकिन रूखी नहीं। दुनिया उसके रिचार्ज होने का इंतजार नहीं करेगी। कल्याण वर्मा ने एक भौं उठाई। उनका लहजा हल्का था। क्या तुम्हें याद है कि तुम उसकी उम्र में कैसी थी? मीरा, तुम भी कोई सबसे अनुशासित स्टूडेंट नहीं थी। मीरा ने अपने पिता को घूर कर देखा। हालांकि उनके होठों पर मुस्कान थी। वो अलग बात है, मेरा पीछा आधी दुनिया नहीं कर रही थी। माधव आखिरकार मुड़े। उनका चेहरा शांत लेकिन गंभीर था। वो ठीक हो जाएगा। वो लापरवाह नहीं है, चाहे वो कैसा भी दिखे। तुम भी उतना ही जानती हो जितना मैं कि वो पहले से ही 5 कदम आगे की सोच रहा है। 5 कदम आगे की बात करे तो। कल्याण ने बीच में टोकते हुए अपना गिलास नीचे रखा। क्या हमने सोचा है कि जब रुद्र आखिरकार इस एस्टेट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? हम उसे हमेशा के लिए यहां नहीं रख सकते। उस लड़के की किस्मत इन दीवारों से कहीं ज्यादा बड़ी है। मीरा ने आह भरी, अपने बाल पीछे करते हुए। मुझे पता है, लेकिन अभी के लिए मैं उसे सुरक्षित चाहती हूं। दुनिया चाहे जितनी अटकलें लगाए और साजिशें करे, रुद्र इस समय का हकदार है ताकि वो ठीक हो सके, जैसे कि उनकी बातचीत से बुलाया गया हो।
रुद्र कमरे में आया। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आधा सोया हुआ था। उसने जोर से जम्हाई ली, अपने सिर के पीछे खुजाते हुए। फिर से मेरे बारे में बात कर रहे हो, है ना? उसने कहा, मीरा के बगल में सोफे पर बैठते हुए। तुम ऐसा करते हो कि बात न करना मुश्किल हो जाता है, उसने रूखेपन से जवाब दिया, अपनी कोहनी से उसे धक्का देते हुए। कल्याण मुस्कुराए। तो जवान आदमी, अभी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित इंसान होने पर कैसा लग रहा है? रुद्र आलस से मुस्कुराया। ईमानदारी से कहूं तो थका देने वाला। मुझे नहीं पता कि आप सब ये कैसे करते हैं। मैं हमेशा के लिए छिपने की सोच रहा हूं। माधव ने नाक सिकोड़ी। छिपना तुम्हारे खून में नहीं है, रुद्र कराहते हुए अपनी कनपटियों को रगड़ने लगा। बढ़िया, एक और लेक्चर। क्या हम अपनी जिंदगी के फैसलों पर बात किए बिना शांति से शाम का मजा नहीं ले सकते? तुम्हारे जिंदगी के फैसले ही आधी वजह है कि दुनिया अभी अपना होश खो रही है, मीरा ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। तो नहीं, हम नहीं कर सकते। कल्याण पीछे झुक गया। उसकी आंखों में चमक थी। जानते हो रुद्र, तुम मुझे अपने पिता की याद दिलाते हो जब वो जवान थे। हमेशा अपनी कामयाबियों को कम आंकते थे, ऐसे दिखाते थे जैसे वो कोई लेजेंड नहीं बना रहे हों। ये लगभग अजीब है। रुद्र ये सुनकर खुश हो गया। माधव को देखकर मुस्कुराया। तो मैं तुम्हारी तरह हूं, है ना? मैं इसे एक तारीफ समझूंगा। माधव ने एक भौं उठाई। मत समझो, मैं अपनी जवानी में बेवकूफ था, बेवकूफी से मजबूत। कल्याण ने मुस्कुराते हुए बीच में कहा। बिल्कुल, रुद्र हंसा, अपने दादाजी की ओर इशारा करते हुए। देखा, मैं बस परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूं। मीरा ने सिर हिलाया, परेशान थी लेकिन मुस्कुरा रही थी। परंपरा हो या ना हो, रुद्र, तुम्हें खुद को गंभीरता से लेना शुरू करना होगा। वर्मा एस्टेट अभी सुरक्षित हो सकता है, लेकिन दुनिया हमेशा बाहर इंतजार नहीं करेगी। तुमने अपनी पीठ पर एक निशाना बना लिया है। रुद्र ने आह भरी, अपना सेब खत्म करते हुए। हाँ, मुझे पता है, लेकिन क्या मुझे थोड़ा समय नॉर्मल रहने के लिए नहीं मिल सकता? बस थोड़ी देर के लिए। मैंने कम से कम इतना तो कमाया ही है ना? कल्याण और माधव ने एक दूसरे को देखा। उनके बीच बिना बोले बात हुई। आखिर में मीरा बोली। इस बार उसका लहजा नरम था। बेशक तुमने ये कमाया है, लेकिन खुद को ज्यादा आरामदायक मत होने देना। जिस पल तुम इन दीवारों से बाहर कदम रखोगे, सब कुछ फिर से बदल जाएगा। रुद्र ने अपना सिर पीछे झुकाया, छत को घूरते हुए। मेरी जिंदगी की कहानी। परिवार का डिनर। बाद में उसी शाम परिवार बड़े डाइनिंग हॉल में इकट्ठा हुआ। लंबी मेज, जो आमतौर पर खास मौकों के लिए रखी जाती थी, सादे लेकिन स्वादिष्ट पकवानों से भरी हुई थी। कल्याण ने सबके लिए ड्रिंक्स डालने पर जोर दिया, मीरा के मना करने के बावजूद कि छोटों को इसकी जरूरत नहीं है। माधव ने अपना गिलास उठाया। मेरे बेबी मॉन्स्टर के लिए, आज रात हम सबको बहस करने का मौका देने के लिए। वे हंसे और रुद्र भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने जूस का गिलास उठाया, मजाक में सैल्यूट करते हुए। मेरे लिए सबसे बड़ा शरारती। जैसे जैसे खाना चलता रहा, बातचीत हल्के फुल्के विषयों पर चली गई। माधव और मीरा के जवानी के कारनामों की कहानियां, कल्याण ने उन्हें अपनी लड़ाइयों की कहानियां सुनाई।